हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 विलियन। लगभग हम लास्ट टॉपिक की तरफ हैं। हमने देखा है क्वथनांक उन्नयन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था और क्वथनांक उन्नयन अचलांक निकाला भी था। हम बात करें अणु संख्या गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना की। तो राउल्ट के नियम में आपने पढ़ा है, जब एक अवाष्पशील विलेय विलायक में डाला जाता है तो विलयन का बाष्पदाब घटता है। विलयन के कई गुण बाष्पदाब के अवनमन के साथ संबंधित हैं। अवनमन मतलब कमी। तो विलयन के बाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा पॉइंट हमको पढ़ना है। विलायक के हिमांक का अवनमन, विलायक के क्वथनांक का उन्नयन जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और एंड द लास्ट पॉइंट विलयन का परासरण दाब। तो हम एक एक करके सारे पॉइंट पढ़ेंगे। तो हमको इसमें सबसे पहले देखना है हिमांक। हिमांक किसे कहते हैं? तो जिस तापमान पर पदार्थ की विलायक अथवा विलयन की ठोस और द्रव अवस्था साम्य में हो, उस तापमान को उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। क्लियर? जब ठोस और द्रव अवस्था साम्य में होती है तो उसे हम कहते हैं हिमांक। अब हिमांक अवनमन किसे कहते हैं? तो हिमांक अवनमन दैट मीन्स हिमांक में कमी। तो शुद्ध विलायक के हिमांक की अपेक्षा उससे बनाए गए विलयन का हिमांक निम्न होता है। इस प्रकार हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक अवनमन डेल्टा टीएफ कहते हैं, जिसे हम डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं। जैसे आपको पानी से बर्फ़ जमानी है फ्रिज में तो तुरंत जम जाएगी। अभी डीप फ्रीजर में आप रख दोगे, आधा एक घंटे में बर्फ़ जम जाती है। लेकिन उसमें अगर आप कोई एसेंस डाल देते हैं, ऑरेंज एसेंस या रोज एसेंस या कुल्फ़ी जमाते हैं, एनीथिंग, तो वो उस टेम्परेचर पर नहीं जमती, या आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, 6 से 8 घंटे आपको उसमें लग जाएंगे। दैट मीन्स हिमांक में क्या हो रही है? कमी। तो शुद्ध विलायक की अपेक्षा उससे बनने वाले विलयन की हिमांक में कमी होती है। इस हिमांक में होने वाली कमी को क्या कहा जाता है? हिमांक अवनमन। अब हम बात करेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक की। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, उसको समझने से पहले आप एक चीज़ देखिए। आपको स्क्रीन में मैंने 3 चीज़ें दिखी हुई हैं। 342 ग्राम सुक्रोज, 180 ग्राम ग्लूकोज और 60 ग्राम यूरिया। इन तीनों को अगर हम 1 किलोग्राम पानी में मिक्स करें, 1 किलोग्राम पानी तो आप समझ रहे हो ना, 1 लीटर पानी, तो 1 किलोग्राम पानी में मिक्स करके अगर विलयन बनाते हैं तो इन तीनों के ही विलयन में कि जो हिमांक में होने वाली कमी होती है समान होती है। इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि हिमांक में होने वाली कमी उसमें घुले विलेय के संख्या कण पर आधार रखती है, उसके स्वभाव पर आधारित नहीं रखती है। इसका मतलब क्या हुआ? आप देखो, 342 ग्राम सुक्रोज दैट इज C12H22O11, उसका अणुभार होता है 342। ग्लूकोज का अणुभार होता है 180 और यूरिया का अणुभार होता है 60। दैट मीन्स अगर मोल में देखें तो तीनों के कितने मोल हैं? 1 मोल। यानी 1 मोल पदार्थ हमने मिलाए हैं। मोल क्या होती है? संख्या। तीनों के हमने 1 मोल मिलाए हैं, और 1 मोल मिलाने पर उनके हिमांक में होने वाली कमी समान है। इससे ये प्रूव होता है कि हिमांक अवनमन कैसा गुणधर्म है? संख्यात्मक गुणधर्म है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है 4 मार्क का क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैंने क्वथनांक बताया था, क्वथनांक उन्नयन। सेम उसकी तरह ये हिमांक अवनमन, बिल्कुल डिक्टो। जहाँ उसमें टीबी था, यहाँ पर क्या है? टीएफ है। बाकी कोई चेंज है नहीं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 4 मार्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेटा ध्यान से रखना। तो हिमांक अवनमन स्थिरांक अर्थात क्या? मोलर अवनमन स्थिरांक का सूत्र प्राप्त कीजिए, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिमांक अवनमन किसे स्थिरांक अर्थात क्या? KF, ठीक है। उसे हम हिमांक अवनमन स्थिरांक KF किसे कहेंगे? और वही कि शुद्ध विलायक और उससे बनाए गए विलयन के लिए भिन्न भिन्न तापमान पर उसके बाष्पदाब के संबंधित आलेख आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। बाष्पदाब वर्सेस तापमान, वहाँ पर शुद्ध विलायक के लिए फ्रीजिंग पॉइंट TF से दर्शाया गया है। तो शुद्ध विलायक का हिमांक कितना है? TF0, और विलयन का कितना है? TF है। और इसमें कमी, हिमांक में होने वाली कमी डेल्टा TF, 2 डॉटेड लाइन के बीच में आपको डेल्टा TF दिख रहा है। तो डेल्टा TF इजिकल टू क्या हो जाएगा? TF0 माइनस TF।
हिमांक में होने वाली इस कमी को, मतलब शुद्ध विलायक का हिमांक T0F और विलयन का हिमांक TF हो तो हिमांक में होने वाली कमी डेल्टा TF इजिकल टू T0F माइनस TF को हिमांक अवनमन कहते हैं। अब हिमांक अवनमन डेल्टा TF मंद और आदर्श विलयन में रहे घुले विलेय की मोलल सांद्रता दैट मीन्स मोलालिटी, इसी चैप्टर में हमने आगे पढ़ा था। मोलालिटी 11th में भी आप पढ़ चुके हो। मोलालिटी के समानुपाती होता है और उसका गाणितिक सूत्र लिखेंगे तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू AM। डेल्टा TF इजिकल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू M। M का फॉर्मूला हमें पता है 1000 इंटू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। डेल्टा TF इजिकल टू आपको मिल रहा है 1000 इंटू KF इंटू W2 M2 इंटू W1, जहाँ W2 और M2 विलेय का वजन और अणुभार है, W1 विलायक का अणुभार द्रव्यमान है, KF क्या है मोलल अवनमन स्थिरांक, डेल्टा TF क्या है आपका हिमांक में होने वाली कमी। आप इसको KF के फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हो और इसी से अणुभार निकालना है तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, M2 में। इतना आपको इस सूत्र में थियरी के साथ इस सवाल में लिखना है और ये 4 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से तैयार करिएगा इसको। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है परासरण और परासरण दाब। परासरण और परासरण दाब। परासरण अर्थात क्या, तो आपको एक डायग्राम दिख रही है, तो पहले मैं परासरण की डेफिनेशन पे जाते हैं फिर हम डायग्राम समझते हैं। भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन के मध्य अथवा शुद्ध विलायक और विलयन के मध्य अर्ध पारगम झिल्ली रखी जाए तब क्रमशः कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अथवा शुद्ध विलायक से विलयन की ओर विलायक का प्रवाह स्वतः हो जाता है। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है, विलयन का प्रवाह कहाँ होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। इस घटना को कहते हैं परासरण। ग्रीक शब्द होता है ऑस्मोसिस, जिसका अर्थ होता है पुश करना या धकेलना, तो परासरण शब्द उसी पर से आया हुआ है। अब आकृति में आप देखिए एक अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली क्या है वो भी हम आगे समझ रहे हैं कि एक तरफ सांद्र कॉपर सल्फेट का विलयन और दूसरी तरफ शुद्ध पानी अथवा मंद कॉपर सल्फेट का विलयन भरते हैं। कुछ समय बाद आप अवलोकन करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पानी के अणु स्वतः सांद्र कॉपर सल्फेट के विलयन की ओर प्रवाहित हो रहे हैं और इसलिए अर्धपारगम झिल्ली दोनों ओर के लिए द्रव की सतह की ऊंचाई में परिवर्तन होता है और पानी की स्वयंभू धारा दोनों के मध्य साम स्थापित होने होता है तब रुक जाती है। आप देख रहे हैं एक तरफ डाउन है और एक तरफ अप है। जो डार्क कलर में है वो कॉपर सल्फेट का सांद्र विलयन है और जो लाइट में है वो मंद विलयन है। तो घटा कहाँ पे है, जहाँ पर मंद विलयन है, दैट मीन्स कम सांद्रता वाले विलयन की से अधिक सांद्रता की तरफ स्वतः प्रवाह हो रहा है। इस घटना को हम कहते हैं परासरण। अब अर्धपारगम झिल्ली, तो हमारे परासरण के कुछ उदाहरण देखने को मिलते ही हैं, जैसे कि शुष्क द्राक्ष होती है, द्राक्ष समझते हैं ना, किशमिश, उसको पानी में रखेंगे तो फूल जाती है, या मुरझाए फूल को पानी में रखने पे वो ताज़े बन जाते हैं क्योंकि उनकी जो परत होती है वो अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली का काम क्या है, वो सिर्फ विलायक के अणुओं को प्रवाहित होने देती है परंतु विलेय के अणुओं को प्रवाहित नहीं होने देती है, उसे हम कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली के कुछ उदाहरण जैसे कि वनस्पति कोश की दीवार है, प्राणी कोश की दीवार है, प्राणियों के मूत्राशय की थैली, और ये भी अर्धपारगम झिल्ली है। और कृत्रिम में अगर हम बात करें तो पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन, बटर पेपर इत्यादि ये सब क्या हैं, कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली के उदाहरण हैं। अब परासरण दाब किसे कहते हैं, तो नीचे एक P प्लस वायु प्लस पाए एंड P वायु नीचे आपको दिख रही है डायग्राम ब्लैक डॉट डॉट, उसमें आप देखिए तो उसमें अर्धपारगम झिल्ली के एक और विलयन और दूसरी ओर शुद्ध विलायक भरा है। दोनों के सतह की ऊंचाई एक समान है। समय बीतने पर विलायक का स्वतः प्रवाह शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होता है, इसलिए शुद्ध विलायक और विलयन की सतह की ऊंचाई में परिवर्तन होता है। अब विलयन पर जो अतिरिक्त न्यूनतम दाब लगाने से उसमें प्रवेश होने वाला विलायक का स्वतः प्रवाह रुक जाए, उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। इन शॉर्ट, जिस न्यूनतम दाब से परासरण की घटना रुक जाती है उसे कहते हैं परासरण दाब। जैसे कि वनस्पति में जड़ द्वारा जमीन से पानी का शोषण होना क्या है, परासरण दाब के आधार ही है। अब परासरण की घटना, परासरण जो है, परासरण दाब वो क्या होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है। परासरण दाब
का संकेत होता है पाई, और किसके मोलल सांद्रता को हम किससे दर्शाते हैं, सी से। तो दिए गए तापमान पर मोलरता सी के समानुपाती होता है। तो आप देख रहे हैं पाई प्रोपोर्शनल टू सी, देयरफॉर वी कैन राइट पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी यानी सांद्रता, आर गैस अचलांक है और टी क्या है, तापमान। सांद्रता का सूत्र होता है मोल बटे आयतन। तो पाई इज इक्वल टू N2 अपॉन वी आर टी। नाउ वी कैन राइट N2 is equal to W2 upon M2. Therefore, pi V is equal to N2 RT, and we can write pi is equal to W2 upon M2 RT. ओके तो आपको इससे अणुभार का भी निकालना है, तो आप इसको अणुभार के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो M2 इज इक्वल टू W2 R2 अपॉन पाई वी लिख सकते हैं। दैट मीन्स परासरण से या परासरण दाब की मदद से आप विलेय का अणुभार भी ज्ञात कर सकते हो। इसी में समपरासरी विलयन होता है। तो दो भिन्न भिन्न विलयनों की सांद्रता अगर समान होती है तो उनको क्या कहते हैं, समपरासरी विलयन। अगर एक की अपेक्षा दूसरे विलयन की सांद्रता अधिक हो या दाब अधिक हो तो उसे हाइपरटोनिक विलयन, और जिसकी सांद्रता कम होती है उसे कहते हैं हाइपोटोनिक विलयन। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। स्वाध्याय और उदाहरण के सवाल सम्स आपको अच्छे से करने हैं। नहीं आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।